तो अपन कहाँ तक थे? अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि हमारी जो बोहर सबने मॉडल देख लिया था। स्टार्ट किससे किया था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। फिर रदरफोर्ड के मॉडल वगैरह को देखा था। फिर रदरफोर्ड के मॉडल देखने के बाद फिर अपन ने क्या देखा था? उसका लिमिटेशन देखा था, है ना, रदरफोर्ड का। हाँ, तो रदरफोर्ड का मॉडल देखने के बाद अपन ने क्या करा था फिर? रदरफोर्ड के लिमिटेशन देखे थे। रदरफोर्ड के कितने लिमिटेशन थे? दो लिमिटेशन थे। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एटम उसने नहीं बताया था, और दूसरा उस स्टार्ट ही है ना? हाँ, दूसरा उसने लिमिटेशन क्या बताया था? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम उसका एक लिमिटेशन था। अच्छा, लिमिटेशन मतलब कि फिर उसको लिमिटेशन को करेक्ट कौन करते हैं? उसको करेक्ट करते हैं हमारे नील्स बोर करेक्ट करते हैं, ठीक है। बट नील्स बोर के मॉडल में भी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, है ना। क्या क्या थी डिसएडवांटेज? पहला, उसने स्टेबिलिटी तो बताया था बट इट ओनली वैलिड फॉर एच एंड एच लाइक एटम, बड़े बड़े एटम्स के लिए, क्या सोडियम के लिए, क्या मर्क्यूरी के लिए, क्या और भी तो एलिमेंट्स है ना। अच्छा, तो वो सब नहीं बताया था उन्होंने। दूसरा, दूसरा क्या था? उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करा ही नहीं। जितने भी थे सब पार्टिकल नेचर लेकर के बता रहे थे। तो उधर फिर वो गुस्सा हो गए, क्यों वेव नेचर क्यों नहीं लिया। उसके बाद आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि आप किसी का अगर अगर आप किसी का पोजीशन बता रहे हो तो आप साथ में उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। मतलब दोनों आप साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग वैल्यू बतानी पड़ेगी। बट नील्स बोर ने क्या करा था? रेडियस बता दिया था। रेडियस मतलब कि उसका पोजीशन बता दिया। दूसरा क्या? उसका वेलोसिटी बता दिया। वेलोसिटी बता दिया तो इलेक्ट्रॉन का तो हमारे पास मास है ही, तो मास इंटू वेलोसिटी एक तरह से मोमेंटम भी बता दिया। मतलब कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को अनकंसीडर कर दिया, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था? उसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट, हाँ, स्पेक्ट्रल लाइंस में, मतलब कि जो स्कैटरिंग होती है ना पार्टिकल की, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको क्या कहते हैं? जीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट। उन दोनों को भाई वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना। तो आज ही अपन बोहर के मॉडल पे थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, एक दो तीन चार जो क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिला हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद अपन इससे जाएंगे, मतलब कि दोनों मिल के आएगा क्वेश्चन अब, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाँ ब्रो, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है। तुम इसमें एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दिया तुमने इसमें। तो भाई जैसे ही तुमने इसको एनर्जी दी, तो भाई इसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा उसका अगर एनर्जी अगर तुम दोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक वही एनर्जी होगी जो एनर्जी तुमने दिया, ये जो एनर्जी जो तुमने दिया, माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कि क्या? जो बाउंड करके रखा हुआ है ना ये वो इस इलेक्ट्रॉन को, वो वाली एनर्जी। तो वो वाली एनर्जी माइनस वो वाली एनर्जी, तो हमारी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यही है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, आज इसी पे और जो हमने बोहर का मॉडल पढ़ा है उन दोनों का मिला के क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है। वो देखते हैं कैसे होगा। ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, कहां से जंप करा इसने? इसने जंप करा 3 to ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बता सकते हो क्या होता है? एन इज इक्वल टू 1, है ना। 3 से वो 1 पे आया, मतलब ग्राउंड स्टेट 1 पे आया। एंड द फोटोन दस इमिटेड, एंड द फोटोन जस्ट इमिटेड, ठीक है, फोटोन इमिट कर दिया उसने। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ phi of metal is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेरे को बतानी है व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। देख यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने तुझे क्या बताया था? एन इज इक्वल टू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से जब किसी सेल में जाना होता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी जो उसको चाहिए, तब जाके वो उस लेवल पे चला जाएगा।
बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू वन, मतलब कि ये तीसरे से जब पहले पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। तो एनर्जी लो लूज करेगा ना, वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यूज निकालेगा वो एनर्जी को, है ना। वो जो एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जो निकाल रहा है ना, इसी को अपन एक वर्क फंक्शन, एक मतलब कि मेटल पे गिरा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अपन गिराएंगे तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलती है, इसकी कुछ मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, बस अपन को वही फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को तो भाई एनर्जी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी अब हम दे रहे हैं, जो मेरा इक्वेशन जो था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन तो भाई दे दिया था मेरा, ठीक है। बट जो एनर्जी जो अपन जो दे रहे हैं ना, अब ये एनर्जी किस फॉर्म में मिल रहा है अपन को, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तब अपन को ये एनर्जी मिल रहा है। तो आगे आ जा, आगे आ जा तो एनर्जी क्या है, एनर्जी तब मिल जाएगा इसको, है ना। तो अब एनर्जी कैसे मिल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जब क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन जब नीचे वाले लेवल पे आ रहा है, तो अपन को ये एनर्जी निकालना है। तुम्हें पता है थर्ड से जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी निकलती है, ये बता सकते हो। मैंने बताया था पहले सेल की, दूसरे सेल की, तीसरे सेल की। हाँ, तीसरे से पहले में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस जैसा रेडिएशन निकालेगा, -13.6, फिर क्या होता है -3.4, तीसरे का -1.51। तो एनर्जी डिफरेंस होगा तीसरे का और पहले का, तो एनर्जी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एनर्जी ऑफ थर्ड माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट। एनर्जी ऑफ थर्ड मेरा कितना था बाबू, 1.51 माइनस माइनस ऑफ -13.6, -13.6। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा तुम्हारा, ये बता। 12.9 आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो एनर्जी मेरी जो निकल रही है, जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा है जो निकलते वक्त, वो कितना है मेरा 12.09। मेरा ये वाला आ गया, वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी को और अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा होता है, क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो ई सबसे मर जाएगा और मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। चलो बस सबको बैठाते हैं, इक्वेशन में बैठाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, और तुम इस एनर्जी को और क्या लिख सकते हो, ई डेल्टा वी लिख सकते हो, है ना। डेल्टा वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एनर्जी हमारी कितनी निकली है, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया है तो 12.09, है ना, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस वर्क फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ था, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेट करना। 6 चल 6.99 है ना, 6.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा मेरा ई डेल्टा वी का। तो इधर से ही मर गया, तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया वो 6.99 वोल्ट। बट मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल में मैंने तुझे एक बात बताया था, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है +6.99, एक है -6.99, तो कौन वाला टिक करोगे, माइनस वाला टिक करोगे, है ना। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती है नेगेटिव में होती है। अब ये ऑप्शन में जो भी था ना, ऑप्शन में था 7, ठीक है, तो 7 के आसपास तो भाई यही है ना। अच्छा, अगर एक रहता 7 और एक रहता -7, तो कौन सा टिक करते, -7 टिक करते, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ से आ गया, हाँ, मैथ्स का है क्या, मैथ्स का था क्या, कैसे होगा डिलीट, हाँ हाँ, कितना है 13, 12 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब तो मुझे, अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होता है, देखो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, इसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसको, ये भी तो एक तरह की एनर्जी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, एच एफ नॉट लिख सकते हो, या एच सी बटे लैम्डा नॉट लिख सकते हो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो वेवलेंथ होती है इसको कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, ये बात तो मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब मुझे यही फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन जो है ना, अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है मतलब कि क्या, n इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है कि एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। n इज इक्वल टू 1 पे गया, चल ठीक है। इट रेडियस
to the ground state irradiates 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 a photosensitive material, a photosensitive material। ये जो एनर्जी जो निकला है ना, इसको अपन एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ठीक है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे गिरा दिया, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेरा 3.57 वोल्ट है, मेरा 3.57 वोल्ट है मेरा, चल ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल इज दी एफ नॉट, एफ नॉट तो भाई तुम्हें पता है ना, एफ नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। एफ नॉट ऑफ मेटल इज क्या होगा, एफ नॉट ऑफ मेटल क्या होगा। अब देख अब क्या कर रहे हैं अपन, कहां पे आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू 2 से आ रहे हैं। तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन इस शेल से जब इस शेल में आएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में करेगा, और वो उसका कोई फोटोन होगा, है ना। और ये जो एनर्जी जो निकला ना, इसको एक मेटल पे अपन गिरा दे रहे हैं, ठीक है, एक मेटल पे गिरा दिया। एक मेटल पे जब हमारा गिराया तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो थी इलेक्ट्रॉन की, वो इस बार दिया हुआ है, वो मेरे पास दिया हुआ है कितना, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.57 वोल्ट मेरा दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को फाइंड करना है इस मेटल का जो वर्क फंक्शन जो होता है, मतलब कि एफ नॉट जो होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो क्या होगा, ठीक है। एनर्जी तो भाई तुमने दिया, ठीक है, और जो तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है, तुम्हें वर्क फंक्शन से रिलेटेड करके इसको निकालना है। तो ये कैसे करके निकलेगा, देख हमें बस एक इक्वेशन पता है आइंस्टीन का, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, इधर कितना होता है -13.6 और इधर कितना होता है -3.4। तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा, एनर्जी कितना रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज डेल्टा ई कितना रिलीज करेगा, E2 माइनस E1, और E2 मेरा कितना है -3.4 माइनस माइनस 13.6, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10.2 आएगा शायद, यस 10.2 आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। अब यही वाला जो एनर्जी जो अपन इधर पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात देख, काइनेटिक एनर्जी की और अपन क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 10.2 लिखेंगे, 10.2 लिख दिया। और ये जो फाई जो है अपन को, इसको अपन एच एफ नॉट भी लिख सकते हैं, है ना। एच तो भाई मेरा कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ई वी नॉट होगा, यस दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मेरा दिया हुआ है। कभी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई वी नॉट भी लिखते हैं, कभी कभी इसको ई वी ई भी लिखते हैं, ठीक है, ई वी एस भी लिखते हैं, एस स्टॉप वी स्टॉपिंग, है ना। ये बस मतलब कि बस नॉमेनक्लेचर है, तो जैसे इसको करना है तो उसको लिख सकता है। बस अगर तुम एग्जाम्स में बना रहे हो तो उसको बता देना, तुम जो वी नॉट जो लिख रहे हो वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जो काइनेटिक के ही है वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये सब उसको बता देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ई के जगह पे ई डालेंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा कितना है 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 10.2 प्लस एच एफ, ठीक है। तो एच एफ का इधर से जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ना, वो आएगा तुम्हारा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, ठीक है, ठीक है। अपन को तो भाई एफ नॉट निकालना है ना। अच्छा, तो एफ नॉट कैसे निकलेगा, एच एफ नॉट मेरा कितना आया था 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। एच का वैल्यू बताइयो, 6.636 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.636 636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू 6.63, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को और तुम क्या लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 माइनस 19 वोल्ट्स लिख सकते हो, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वोल्ट्स लिख सकते हो। यहाँ पे देख 6.63 6.63 एक तरह से कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो तेरी एफ नॉट की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 1.6, उधर गया नीचे आया तो कितना आएगा ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्स आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो यूनिट आता है ना इसमें, वो हर्ट्स में आता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही हर्ट्स होता है ना, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, लिखना है, लिख लिया था, अच्छा लिख ले। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। पानी
हो गया। हुआ। हो गया ना। आगे जो कैलकुलेशन उसको खुद से कर लेना है, ठीक है। बढ़ जाऊं। इसके बाद एक होमवर्क की क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखना उसको, ठीक है। हो गया। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन क्या है। अब देख, इलेक्ट्रॉन जो है ना जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू एन स्टेट। अब ये नहीं बताया मेरा कि कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे तो आ जा रहा हूं, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम electrons jump from, electron jump from excited state and excited state, जिसको इसने n बोला है, ठीक है, n से टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जंप करा, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, ठीक है। दी वेवलेंथ इमिटेड, ये कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा, मतलब कुछ एनर्जी इमिट करेगा। द वेवलेंथ दस इमिटेड, दी वेवलेंथ emitted, the wavelength emitted illuminates a photosensitive material, illuminate a photosensitive, मैं photosensitive को PS लिख रहा, photosensitive material, ठीक है, मटेरियल में गिराया उसको, जिसका मेरे पास वर्क फंक्शन जो है, उसका वर्क फंक्शन जो है वो मेरे को दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। The stopping potential of a photoelectron is, the stopping potential is, stopping potential of photoelectron is, photoelectron का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो है मेरा 10 वोल्ट। अपन को फाइंड करना है फाइंड एन, फाइंड एन। एन क्या होगा, मतलब किस स्टेट से वो आ रहा है। एन का मेरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड 5, ए बी सी डी, ठीक है। एन का ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन को कैसे करोगे ये पता है, कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये देख क्वेश्चन को कैसे करके करना है। अपन को इस बार भाई दो चीज मेरे को दे दिया है, ठीक है। जैसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह की बात आएगी ना, सबसे पहले अपन आइंस्टीन के इक्वेशन पे चले जाएंगे। वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, ई वी भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। मेरा ई वी तो भाई मेरा दिया हुआ है, क्योंकि मेरा वी दिया हुआ है तो ई तो भाई कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, मेरा वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, क्या वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, तो इससे मेरा ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा इससे। और ही एनर्जी जो था ना, जो अपन जो डिफरेंस से निकालते थे, डेल्टा ई करके जो निकालते थे, तुम्हें पता है कि ग्राउंड स्टेट की तो एनर्जी भाई 13.6 होती है। तो क्या करते थे, इज इक्वल टू एन जहां से आ रहा है माइनस इज इक्वल टू 1 जहां ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी को पुट करोगे, ये जिस सेल की एनर्जी रहेगी वो वाली आ जाएगी। माइनस E1 तो भाई तुम्हें पता ही है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता है, ठीक है। इधर से तुम्हारी En की वैल्यू आ जाएगी, और जो तुम्हारी En की वैल्यू आई, मान ले कि तेरा En का वैल्यू आया माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो तुम बता दिए जाओगे कौन से सेल से आया था, कौन से सेल से आया था, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.5 माइनस 0.85, मतलब चौथे सेल से आया था। ऐसे करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या हुआ, ये क्वेश्चन तुझे बना, वो होमवर्क है तेरा, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, कल मैंने तुम्हें दो टाइप की इमिशन के बारे में बताया था, कौन कौन सा इमिशन बताया था, एक एब्जॉर्प्शन इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक इमिशन स्पेक्ट्रम बताया था। इसके बाद अपन को क्या पढ़ना होता है ना, इसके बाद अपन को पढ़ना होता है
इमेज टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये देख, अब जो टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ना, ये मतलब कि तुम्हारे में दो टाइप के स्पेक्ट्रम है। पहला है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है तुम्हारा इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। एक और बात क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम हमें मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है, और तुम्हारे सिलेबस में भी यही है 95%। ठीक है, पहली बात तो भाई ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि 95% ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये तुम्हारे सिलेबस में भी ये ज़्यादा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो बस 5% भी दिखता है। ठीक है, 5% क्वेश्चन जो आते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आते हैं, बट इमिशन स्पेक्ट्रम अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या क्या। इमिशन से तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ इमिट कर रहा है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा देखो, अब कैसे कैसे करके करेंगे। सबसे पहले अपन बात करने हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की, इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या ब्रो। ये देख, करते अपन कैसे हैं कि जैसे मुझे मैंने बताया था कि तुम एक जार ले लो या कटोरा ले लो। ठीक है, एक तुमने कैन ले लिया। ठीक है, उस कैन में तुमने क्या करा, कुछ गैसेस के एटम्स भर दिए। ठीक है, या कोई गैस ले लिया, हीलियम ले लिया, आर्गन ले लिया, कोई गैस ले लिया। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा कंटेनर है, तुमने इस कंटेनर में, इसके अंदर गैस है, तुमने इसके अंदर गैस को ले लिया। ठीक है, गैस को ले लिया, फिर नीचे से इसको हीट किया, नीचे से इसको क्या करा, नीचे से इसको क्या करा, हीट करा। ठीक है, हीट करा तुमने इसको नीचे से। हीट करने के बाद क्या होगा अब तो बता। इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उस एटम्स के, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, है ना। एक्साइट हो गए वो कहाँ चले जाएंगे, अपने सेल को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ही और सेल में चले जाएंगे वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में चला गया। अब तुमने इसको गैस पर से उतार दिया। ठीक है, पहले इसको तुमने गैस पर से रखा था, अब गैस पर से अब इसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया इसको गैस पर से। अब देख, जैसे ही तुमने इसको गैस पर से हटाया तो भाई ये क्या करेगा, अब ये भाई कोई भी चीज अपने हायर स्टेबिलिटी पे, मतलब कि हायर ऑर्बिट पे स्टेबल नहीं होती, वो हमेशा क्या जाता है, वो अपनी लोअर स्टेबिलिटी पे रहे, आराम से रहे। ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से, अपनी हायर स्टेबिलिटी से लोअर स्टेबिलिटी पर। जब ये अपने हायर स्टेबिलिटी से जब लोअर स्टेबिलिटी पे जब जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, वेव रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा, इसने कोई एनर्जी तो रिलीज करी। अब उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं अपन, एक प्रिज्म से पास कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। प्रिज्म से पास क्यों कर रहे हैं, प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है ना। तो मतलब जो कलर जो आ रहा है, जो इधर से जो जो डिक्साइड होने वक्त जो आया, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, प्रिज्म उसको तोड़ देगा। अब तुमने सामने में एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, अब तुमने में सामने में एक स्क्रीन लगा दी। जैसे ही तुमने स्क्रीन को लगाया तो तुम्हारे पास कुछ कलर दिखेंगे, जैसे कि ये कलर दिखा, ये कलर दिखा, ये कलर दिखा। ये नहीं, कलर मैं ऐसे दिखाने के लिए बना रहा हूं। अगर ये बामन सीरीज पे अगर फॉर्म करेगा, बाल्मर सीरीज पे अगर फॉल करेगा तब अपन को ये दिख जाएगा, तब मतलब हमें दिख जाएगा कलर। भाई लाइट का कोई ना कोई तो कलर तो होता है। ठीक है, अगर बार्मर सीरीज पे अगर फॉल करेगा तब हमारी आई उसको देख पाएगी। ठीक है, ये मैं कलर ऐसे ही देखने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाने के लिए। ठीक है, गुड क्वेश्चन। मतलब कि बार्मन सीरीज का जो लाइट होता है बस अपन वही को देख सकते हैं अपन, जैसे कि लाइमन होता है, बार्मन सीरीज होती है लाइट की। ठीक है, लाइमन, बार्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, फुंड और हिम्प्री। ठीक है, अपन जो ह्यूमन आई की जो टेंडेंसी है वो बस अपन बार्मन सीरीज ही देख सकते हैं, और उसको विजिबल सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और अपन कोई सीरीज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही प्रिज्म से निकला तो ये कलर में ऐसा ऐसा टूट गया और अपन को स्क्रीन पे ऐसा कलर दिखने को मिला। ठीक है, अच्छा, इसी को अपन कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, और इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं।
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। देखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन भाई कोई शेल में रह भी रह सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बस उसने बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये नहीं बताया था कि वो कहाँ रिवॉल्व करेगा। अच्छा तो बोहर आए तो उसके बाद उन्होंने मतलब मैक्सवेल ने बोला कि भाई ये कोई भी रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करेगा तो भाई ये कोई भी एनर्जी लूज करेगा, और कोई भी एनर्जी लूज करेगा तो भाई यहाँ पे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए ना, लाइमन का सीरीज भी बनना चाहिए, बामन भी बनना चाहिए, हिम्प्री भी बनना चाहिए, फुंड भी बनना चाहिए, है ना, सारा बनना चाहिए। बट यहाँ पे मिला क्या अपन को, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला, मतलब कि कुछ कुछ कलर्स मिले, कुछ वेवलेंथ मिली, कुछ वेवलेंथ नहीं मिली, ठीक है। तभी इन्होंने बोला कि भाई ये तो मतलब कि एटम्स तो भाई डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम शो करता है, और तुमने बोला था कंटिन्यूअस बनाएगा, तो ये एक तरह से डिफॉल्ट भी थी रदरफोर्ड की, और इसको प्रूफ किसने करा था, बोहर ने प्रूफ करा था। एक बात पता है क्या, बार्मर ने ना ये वाले स्पेक्ट्रम को पहले ही बता दिया था, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि भाई इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। बट बोहर जो आए थे उन्होंने थोड़ा सा रदरफोर्ड से उठाया, थोड़ा सा बार्मर से उठाया, और फिर अपना स्पेक्ट्रम दे दिया। अब आती है मेन बात, अब मेन बात क्या है ना, हमें ऊपर वाले ने मतलब जो भी बनाया हमें एक खास आइडेंटिटी दी है अपन को, ठीक है। मैं और तुम अगर सिमिलर भी होते, अगर जुड़वा भी होते ना, तो हम दोनों में कुछ परसेंट की डिफरेंस तो होती। एक और बात अब पता है क्या होता है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी गैस लोगे ना, कोई भी गैस लोगे तो उन सब की जो ये वाली जो आई है ना, जो स्पेक्ट्रम बन के आई है, सबकी अलग अलग बनेगी। अगर हीलियम ले लिया तो उसका अलग बनेगा, किसी और एटम का ले लिया तो वो अलग बनेगा। जैसे अगर तू अगर एक घर पे एक कैन ले ले और उसको गर्म कर, ठीक है, और तुमने घर पे निकाला एक प्लेट निकाला जिसमें मतलब कि स्पेक्ट्रम बन रहा है, अब तुम जाके साइंटिस्ट को बताओगे कि सर मैंने ना घर पे अपना एक एटम को हीट करा और मेरा ये प्लेट बन के निकला, अब बताओ ये कौन सा एटम है। उसके पास सारे एटम्स के बने हुए रहेंगे, वो बता देगा कि भाई तुमने जो घर पे जो एटम गर्म करा है ना, वो हीलियम का था या न्यूक्लियस का था या नियॉन का था, वो बता दे जाएगा। मतलब हर एक एटम, हर एक यूनिक गैस का ये वाला जो स्पेक्ट्रम जो तुम देख रहे हो ना, यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, यूनिक होता है वो। अच्छा, समझ में आ गया ये चीज कैसे हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है, तुम्हें पता है ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। यहाँ के एनर्जी लेबर -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ठीक है। अब मैं यही प्रूफ कर रहा हूँ कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे करके निकलेगी, ठीक है। अच्छा, मान ले कि इलेक्ट्रॉन इधर से लेके इधर तक आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया तो भाई ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा, जब वो 3 से 1 पे आएगा, तो E3 माइनस E1, ठीक है। अच्छा, तुम इस एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एच सी बटे लैम्डा लिख सकते हो क्या, एनर्जी को एच सी बटे लैम्डा लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा E3 माइनस E1, है ना। क्या ये लैम्डा का यूनिक वैल्यू होगा क्या, यूनिक वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ब्रो, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके, एनर्जी लेवल पे। माइनस, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, एच सी बाई E3 माइनस E1। तो ये जो वेवलेंथ जो निकल रहा है ना भाई, ये जो वेवलेंथ जो निकल रहा है, इन सबका यूनिक वैल्यू होगा, है ना, इस वेवलेंथ की यूनिक वैल्यू होगी। तो अब यही तुमसे पूछता है क्वेश्चन में कि ये जब इलेक्ट्रॉन जब थर्ड सेल से जब फर्स्ट सेल पे जा रहा है, या फिफ्थ सेल से जब सेकंड सेल पे जा रहा है फॉर लिथियम आयन, ठीक है, फॉर लिथियम आयन, तो उसका वेवलेंथ बता क्या होगा। मैंने बोल दिया सारे गैस के लिए अलग अलग होगा, है ना, तब वही निकालने का अब अपन को शॉर्टकट देखना है। ऐसे करके तो भाई तुम निकाल सकते हो, ऐसे करके तो एच क्या होगा तुम्हारा 6.636 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और ये एच सी क्या होगा, सी क्या होता है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक सा नहीं लग रहा, थोड़ा लग रहा है ना कि तुम्हें एच की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट करनी है ना, तुम्हें फिर ई की वैल्यू E3 की वैल्यू पुट करनी है, E1 की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एनर्जी, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन को एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एंड वेवलेंथ भी फाइंड करना है, एंड वेवलेंथ भी फाइंड करना है एंगस्ट्रॉम में ऑफ ए फोटोन, ऑफ ए फोटोन। जब एक फोटोन क्या कर रहा है, जब एक फोटोन
n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रही है, ठीक है, तब मेरे को बताना है कि वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा और उसका वेवलेंथ क्या होगा। भाई ये पूछा है मैंने से, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? एनर्जी कितना रिलीज करेगा ये बता सकते हो? अच्छा देख, 1 2 3, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही तो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी मेरा कितना रिलीज करेगा? E3 माइनस E1, है ना? आवाज हो रहा है यार। E3 मेरा कितना होगा भाई? E3 मेरा कितना होगा? -13.6 -3.4 -1.51, -1.51 होगा। और E, हाँ, और -13.6 होगा। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भाई तुम्हारा आ गया, डेल्टा ई तुम्हारा आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने को बोला था? निकाल लिया अपन ने। अब मेरे को बोल रहा है भाई वेवलेंथ भी बताइयो, इसका जो एनर्जी निकला है ना इसका वेवलेंथ भी बताइयो। तो एनर्जी का तो भाई मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना, एच बटे लैम्डा, ठीक है। एच तो भाई कांस्टेंट होता है, तो इधर से तुम्हारा लैम्डा निकल जाएगा। मैंने इसका एक और शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट क्या था? एच को जगह पे तुम 12.40 बटे लैम्डा भी लिख सकते हो, और ये लैम्डा किस में रखना है तुमको? नैनोमीटर्स में रखना है, ठीक। एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कि वो लास्ट में करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला के लास्ट हिसाब से फिर वैलिड नहीं होगा ना। पहले अपन वेवलेंथ पहले नैनोमीटर में निकाल लेंगे, लास्ट में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एंगस्ट्रॉम में हमारा निकल जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई के जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट करियो। डेल्टा ई की जगह पे क्या है हमारा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 बटे लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया तुम्हारा? लैम्डा आ गया तुम्हारा 1240 बटे 12.09। अच्छा, ऑप्शन जो है ना भाई, ऑप्शन काफी दूर दूर है, ठीक है। जब ऑप्शन में मेरा 600 एंगस्ट्रॉम है, 1224 एंगस्ट्रॉम है, 1440 एंगस्ट्रॉम है और 3600 एंगस्ट्रॉम है, देखो एग्जांपल काफी दूर दूर है, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है। तो 12.09 करो भाई, तुम 12 मान लो, 12 मानोगे तब कितना आ जाएगा? 12 1 जा 12, 0, फिर कितना हो गया? 24 12 3 जा 36, ठीक है, इतना ही पे रहने देते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं, 3 3 ऐसा ही आएगा, है ना। नैनोमीटर आ गया ऑप्शन, लेकिन एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो अगर नैनोमीटर में रहे तो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए उसको 10 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करना, बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 1.1033 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। समझ में आ गया कैलकुलेशन को कैसे करोगे? बट क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम दो दो बार कैलकुलेशन कर रहे हो? एक बार तुमने इधर कैलकुलेशन करा, फिर एक बार तुमने इधर कैलकुलेशन करा। एग्जाम्स में अपन को इसी को शॉर्टकट में करना होता है। शॉर्टकट नहीं मतलब कि वो भी एक, मतलब कि एक साइंटिस्ट है रिडबर्ग, उसने दिया था। लिख लिया क्या? पहले इसको लिख ले, रिडबर्ग, मैं अभी बताऊँ, रिडबर्ग, ठीक है। एक तरह से लग रहा है ना कि तुम लोग दो दो बार कैलकुलेशन कर रहे हो। पहली बार तुमने भाई वो एनर्जी निकाला तब कैलकुलेशन करा, और फिर वेवलेंथ निकालने वक्त भी कैलकुलेशन कर रहे हो। तो भाई इसका शॉर्टकट पे जाएंगे अपन, है ना। शॉर्टकट नहीं, बट वो किसी के साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, शॉर्टकट नहीं है वो। बट एग्जाम्स में बोलने जाओगे तो भाई वो शॉर्टकट ही है। आवाज बहुत हो रहा है यार। हो गया? हो गया? अच्छा, क्या हो? अच्छा, अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट वेवलेंथ पूछा है तो भाई ये वाले फॉर्मूला को आराम से यूज कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला टू कैलकुलेट? फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या है? 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे जो आर जो है तुम्हारा, वो क्या है? तुम्हारा रीडबर्ग कांस्टेंट।
रिडबर्ग कांस्टेंट। आर का जो वैल्यू होता है, ऐसे आर का वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें याद रखना है 1/r का वैल्यू याद रखना है। बट आर का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.07 इंटू 10⁻7 होता है, ठीक है। और तुम्हें आर की वैल्यू याद नहीं रखनी है ब्रो, तुम्हें याद रखनी है 1/r की वैल्यू याद रखनी है। 1/r का जो वैल्यू होता है वो होता है 911, ठीक है। तो क्या होता है 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब तुम इस, क्योंकि ये 1/r की वैल्यू मतलब कि ऐसे करके निकाली गई है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन में अगर ये वाला पूरा इक्वेशन अगर 3 से कटने वाला अगर होगा ना, तो 911 की जगह पे 912 कर देना, ठीक है, ठीक है, समझ, 912 तब जाके 3 से कट जाएगा ना वो। अगर 3 से अगर कटने वाला अगर कोई है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है 1/r की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तुम्हें r की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है कि r क्या है तुम्हारा, r है मेरा रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब n1 क्या है, n1 है जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। और n2 क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n2 क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये याद रहेगा, और जोर से कर ले, और जोर से। जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस जगह पे n2 डालेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या रखेंगे, n1 रखेंगे। तुम्हें एग्जाम में वेवलेंथ निकालने को बोलेगा, ठीक है, बट कभी कभी तुम्हें वेव नंबर भी निकालने को बोलता है। ये जो 1/λ है ना, इसको अपन कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं, वेव नंबर, ठीक है। ये 1/ जो लैम्डा जो है इसी को कहते हैं तुम्हें वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो लैम्डा कभी कभी बोलेगा कैलकुलेट फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ये शॉर्टकट है, इसको याद रखना। क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जेड क्या है भाई, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, जो एटम दिया रहेगा। अगर मान ले कि हीलियम के लिए बोल रहा है, जेड इज इक्वल टू 2 कर देंगे। लिथियम बोल रहा है, जेड इज इक्वल टू 3 कर देंगे। लिख ले इसको पहले। क्या ब्रो, 1/λ को अपन वेव नंबर कहते हैं। लैम्डा तो तुम जानते हो वेवलेंथ होता है। अगर क्वेश्चन में वेव नंबर फाइंड करने बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वेवलेंथ फॉर हीलियम आयन, ठीक है। हीलियम के लिए मुझे बताना, तो जेड की जगह पे तुम हीलियम का 2 पुट करोगे, n1 पे आ रहा है तो n1 का n1 स्क्वायर करोगे, माइनस n2 का माइनस n4 करोगे। जो तुम्हारा 1/λ आएगा ना, उसी को कहते हैं तुम्हारा वेव नंबर, ठीक है। हो गया, लिख लिया। अच्छा, अब ये वाला हेल्प कहाँ पे करेगा, आप देख। an electron an electron make a transition इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन बना रहा है, कहां से, फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4 से, कहां बना रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। 4 से 2 पे बनाया, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ऑफ ए H एटम। मेरे को फाइंड करना है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। और मेरे को बता दिया कि आर है, आर का है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट है। आर जो है वो मेरा है रिडबर्ग कांस्टेंट है, बताया ना। कांस्टेंट का वैल्यू होता है, तुम 1/r का वैल्यू याद रखना, ठीक है। आर का वैल्यू डायरेक्ट याद मत रखना, ठीक है। हाँ, नहीं, मैंने 1/r क्यों बताया है, क्योंकि देखो वेवलेंथ जो आएगा वो 1/λ के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये उल्टा चला जाएगा तो ये लैम्डा हो जाएगा।
जब ये लैम्डा हो गया तो भाई सब वैल्यू 1/r पे आ गया ना, ये वाला वैल्यू 1 उल्टा हो गया, कैलकुलेशन होगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें वेवलेंथ निकालने को बोलता है, अगर वेव नंबर जो बोलेगा भी ना तो बहुत कम टाइम में बोलेगा, मतलब ज़्यादा टाइम में नहीं बोलता है वेवलेंथ निकालने को, ठीक है। तुम्हें 1/r की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ना r का वैल्यू 2 था और 1/r का वैल्यू तुम्हारा 100 था, तो 1/r की वैल्यू 100 ऐसे याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें, एनालॉगी ऐसे ही दिया मैंने। अच्छा, ये वाला फाइंड करना है, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा, ऑप्शन है तुम्हारा 16/4r, बी ऑप्शन है तुम्हारा 16/5r, सी ऑप्शन जो है तुम्हारा वो है 16/2r, और डी ऑप्शन जो है वो है तुम्हारा 16/3r। क्योंकि देखो रीडबर्ग कांस्टेंट की से दिया है ना, तो रीडबर्ग कांस्टेंट डायरेक्ट इस पे लगा पाएंगे। मैं कर दूं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, देख कैसे करके अपन निकालेंगे। अपन को भाई जब रीडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में दिया तो अपन पता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/लैम्डा, आर की जगह पे तो भाई अपन आर ही रहने देते हैं। किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, तो जेड का स्क्वायर मतलब कि 1 का ऑप्शन, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और कहां पे आ रहा है भाई, 1 पे आ रही है ना, 1 पे आ रही है 1 का स्क्वायर, माइनस कहां से आ रही है भाई, 2 से आ रही है, 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 माइनस 1/4। क्या ब्रो, हम्म, अच्छा अच्छा 4 से आ रहा है क्या, अच्छा 1 से 2 आ रहा है ना। अच्छा, तो इस जगह पे क्या आप करेंगे, कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 4 से आ रहा है, बस ठीक है, 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/16, है ना। अच्छा, 4 16 कैल्शियम तो भाई क्या होता है, 16 ही होता है ना। 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, नीचे में क्या आ गया मेरा, 16 आ गया, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 4 माइनस 1, तो 1/लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, आर इंटू 3/16 आ गया। अब अपन को क्या फाइंड करना था, लैम्डा फाइंड करना, तो लैम्डा कितना आएगा, 16/3r। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना है, लिखना है इसको, लिखना है, लिख लिया। अच्छा, क्या ब्रो, ये क्या, सुनाई नहीं दे रहा यार। हाँ बताया, शॉर्ट, शॉर्टकट ही तो था वो, उस फॉर्मूले का शॉर्टकट क्या बताऊं तुमको, शॉर्टकट में समझा नहीं ब्रो, अब शॉर्टकट, ये रहो लड़ाई कर रहा भाई वो उधर पीछे, कुछ नहीं कर पाएगा भाई, उसके कमांड में है ही नहीं। हाँ, क्या था, तू कुछ बोला, अच्छा देख, वो वो फॉर्मूला ऑलरेडी है, अब तुम फॉर्मूले का शॉर्टकट कैसे बनाओगे, मैं कैलकुलेशन का शॉर्टकट बता सकता हूँ, कैलकुलेशन को कैसे इजी करोगे, बट फॉर्मूला का तो भाई मैं शॉर्टकट नहीं कर सकता ना। और ये फॉर्मूला ऑलरेडी ऐसा है कि याद हो जाता है आराम से, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे हेल्प करेगा तुम्हारा, फॉर्मूला हेल्प कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहा है, फर्स्ट जंप फ्रॉम, जंप कहां से किया, थर्ड स्टेट टू सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट टू सेकेंड स्टेट, ठीक है। एंड देन फ्रॉम
and then from second state to नहीं and then to second state and then to second state first excited state एक्साइटेड सर में जोड़ देना हाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 is to lambda 2 is the ratio of wavelength lambda 1 is to lambda 2 is ऑप्शन है मेरा 7/5 ऑप्शन बी है मेरा 27/20 ऑप्शन सी है मेरा 27/5 और ऑप्शन डी है मेरा 20/7 देख हो क्या रहा है ना एक एच एटम है एच एटम है इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 4 से करोगे क्या हाँ रेशियो निकालना है तेरे से भी बनना चाहिए ये माने -0.85 कहां से आएगा तेरा जब मैंने शॉर्टकट बताया तो शॉर्टकट लगा ना ये क्या कर रही है ये कर रही है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ पे आने के लिए मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड पे आने के लिए फोर्थ का पहले एनर्जी शेल निकाल रही है फोर्थ का शेल में एनर्जी क्या होता है -0.85 -0.85 और उधर से कहां पे आ रही है -1.51 अब पहले एनर्जी निकाल रही है एनर्जी निकालने के बाद फिर वेवलेंथ निकालेगी तब बनाएंगी क्वेश्चन जब मैंने रिडबर्ग बारे में बताया है तो रिडबर्ग को यूज करना ये वाले को यूज कर ठीक है तब गधे हो बिल्कुल मेहनत करना ही है इसको ये वाला शॉर्टकट नहीं लग रहा था इसको ये शॉर्टकट लग रहा है कितना आया मैं करूं अब हाँ करूं अच्छा 20/7 is the right answer yes तोरा भी कौन अच्छा तो देख n इज इक्वल टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है मतलब कि फोर से थर्ड में जाना है जब फोर से थर्ड में जाएंगे तो भाई वेवलेंथ इंक्रीज होगा उसी वेवलेंथ को अपन लैम्डा 1 मानेंगे ठीक है तो अपन को भाई शॉर्टकट तो पता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर ठीक है अच्छा तो 1/λ1 इधर क्या आएगा इसको λ1 माना है मैंने इज इक्वल टू आर की जगह पे तो आर ही होगा जेड भी 1 ही होगा तो आर ही रहने देता हूँ उसको ठीक है अच्छा कहाँ पे आया है भाई 3 पे आया है तो 9 1/9 -1/16 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वैल्यू 1/λ का बताना आयुष कितना आया आर यहाँ पे आर ऐसा समझ ले आर कैसे आया तुम्हारा आर 7 डिवाइडेड बाई
16 इंटू 9, हाँ 144 ही होगा ये, है ना। ऐसा ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, जो आया मेरा क्या लैम्डा 1 का वैल्यू। अच्छा, अब लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 2 कहाँ से निकालना है, जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट पे जब आया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से जब फर्स्ट पे आया, तो मतलब कि 3 से कहाँ पे आया, 3 से कहाँ पे आया, 2 पे आया, 3 से 2 पे आया, 3 से 2 पे आया, 3 से 2 पे आया। ठीक है, तो यहाँ जो लैम्डा निकलेगा उसको लैम्डा 2 मानेंगे अपन। तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ2 इज इक्वल टू कितना होगा, आर को आर ही रहने देते भाई, 1 बटे कहाँ पे आया 4 पे आया, 1/4 माइनस 1/9, कितना हो जाएगा यहाँ पे आयुष, यहाँ पे आर कितना है, आर 5/36। ठीक है, अच्छा एक लैम्डा का वैल्यू आया, 1/λ का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना आया, आर इंटू 7/16 इंटू 7, 16 इंटू 9 है ना, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9, और 1/λ2 मेरा कितना आया है, आर इंटू 5/36, है ना। आर से आर मट जाएगा इधर, 9 4 36, तो λ1/λ2 का वैल्यू जो आएगा तुम्हारा वो 20/7 आ जाएगा, है ना। ए आया था ऑप्शन, यस दैट इज राइट। समझ में आ गया कैसे अप्रोच देना है, समझ में आया, समझ में आया, ये नहीं बताना, बैक कीजिए। हाँ ब्रो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, जब भी एक्साइटेड डाल दिया तो मतलब फोर्थ से आ रहा है वो। अगर थर्ड बोलता है ना डायरेक्ट, अगर बोलता है थर्ड टू एन, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट टू एन ऑर्बिट, तब अपन इधर ही कर देते। जब भी एक्साइटेड टर्म आ गया ना तो वो ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में इधर ही गलती होगा। तो सारा करेक्ट बना ले जाओगे, बट एग्जाम बट क्वेश्चन में रहेगा एक्साइटेड स्टेट लिया रहेगा, ठीक है। तुम्हें पता है प्रोसेस कैसे करना है, बट तुमने एक्साइटेड ना लेकर के तुमने सीधा उस सेल का वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो गलत भी इधर ही होता है, गलत भी होता है, और इसको मार्क करके लिख लेना कहाँ पे गलत होता है ना। लिख लिया, लिख लिया, अच्छा हटना है मुझे। बस एक और करूंगा फिर खत्म कर दूंगा आज का लेक्चर, बस एक और करके खत्म कर दूंगा आज का। हाँ ब्रो, यस दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, बट दोनों चैप्टर की होगी, ठीक है। हाँ पढ़ लिया तूने, बोल तो ऐसी रही जैसे पढ़ लिया तूने, पढ़ा है। अच्छा रुक, क्लास ओवर होने दे फिर पूछता हूँ तेरे से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, बट ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मेजोरिटी चलती है ना, ये बात भी तो है। अच्छा, अच्छा इस क्वेश्चन को होमवर्क ही ले ले, इसको ट्राई करना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, हाँ लगभग इसी तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एनर्जी लेवल ए बी सी ऑफ अ सर्टेन एटम, ऑफ अ सर्टेन एटम, ठीक है, corresponding to the corresponding to corresponding to increasing energy values EA less than EB less than EC. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelength of the radiation, if lambda 1, lambda 2,
lambda 3 are the wavelength of radiation. Wavelength of radiation corresponding to transition C to B, B to A and C to A. ठीक है, क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, है ना. विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट. ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन जो है वो है तुम्हारा लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0. और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा लैम्डा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर. कब कहाँ पे पूछना था? इंक्रीजिंग एनर्जी. हाँ, ई एनर्जी लेवल जो ई का है वो कम है मेरा बी से, मतलब एनर्जी ऑफ बी से, और वो कम है मेरा एनर्जी ऑफ सी से. बस ये बात, बंद कर दो.